हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे तीन टॉपिक। फर्स्ट वन इज ट्रबल वाटर, सेकंड टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेकअप, और तीसरा है टसल इन तमिलनाडु। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज ट्रबल्ड वाटर ऑन ईयू टर्की रिलेशंस। मतलब यूरोपीय यूनियन और टर्की के जो रिलेशंस हैं उसके ऊपर ये आर्टिकल। देखिए हुआ क्या कि सबसे पहले राइटर कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन एंड टर्की शुड नॉट लेट टेंशन इन ईस्टर्न मेडिटेरियन लीड टू ओपन कन्फ्लिक्ट। मतलब जो भी आपके बीच में टेंशन है ईयू और टर्की में, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। तो टेंशन क्या है देखिए, टेंशन हो गया ईस्टर्न मेडिटेरियन में क्योंकि टर्की ने क्या कर दिया कि सेंड कर दिया अपना क्या एक्सप्लोरेशन वेसल। कहाँ? साथ में नेवी फ्लीट के साथ, नेवी फ्लीट के साथ टर्की ने अपना एक्सप्लोरेशन वेसल सेंड कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्प्यूट आ गया। अब देखिए फिर क्या हुआ कि फ्रांस ने भी असिस्ट करने के लिए क्या कर दिया कि अपनी शिप को भेज दिया। ठीक है, ग्रीस के असिस्टेंस में फ्रांस ने अपना शिप भेज दिया। ठीक है, अब देखिए टर्की और ग्रीस का तो पहले से ही हिस्टोरिकल जो है वो रहा है ट्रबल, मतलब वो दोनों आपस में लड़ते आए पहले से ही। ठीक है, अब मेन टेंशन एस्केलेट हुआ है क्योंकि गैस मिल गया। कहाँ? मेडिटेरियन मेनलैंड में, मेडिटेरियन में गैस मिल गया, मेडिटेरियन वाटर में। और ईयू क्या चाह रहा है कि इसे वो ट्रांसपोर्ट करके अपने मेनलैंड में लेके जाए। ठीक है, और अपनी रसिया पर से जो डिपेंडेंसी है उसे घटाए। ठीक है, रसिया पर से जो उसकी डिपेंडेंसी उसे घटाने के लिए इसे लेके जाना चाहता है। अब इससे क्या हो रहा है कि टर्की और ग्रीस जो है उनके ओवरलैपिंग हैं। क्या ओवरलैप कर रहे हैं? मैरीटाइन क्लेम। देखिए उनके मैरीटाइन क्लेम जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। अब मैरीटाइन क्लेम ओवरलैप कर रहे हैं मतलब दोनों टर्की और ग्रीस दोनों उस रीजन को अपना रीजन बता रहे हैं जहाँ पे गैस निकला है। अब इसकी वजह से प्रॉब्लम तो होगी। अब देखिए क्या हुआ, यूरोपियन मेंबर्स ने क्या किया कि उन्होंने अलाई बनाया। ठीक है, एलाइज, उनके जो यूरोपियन मेंबर एलाइज ऑफ द वेस्ट एशिया जो हैं, वेस्ट एशिया जो हैं, अब नॉर्थ अफ्रीका के हैं, इन सभी ने क्या किया कि एक पाइपलाइन मेडिटेरियन से यूरोप के मिडवे के बनाने का प्लानिंग किया। ठीक है, और उसमें इन्होंने टर्की को नहीं रखा। ठीक, इन्होंने एक पाइपलाइन बनाने का प्लान किया और उसमें टर्की को रखा नहीं। तो टर्की क्या हो गया, टर्की को लगा कि वो बाहर है। ठीक है, उसे बाहर कर दिया इस ग्रुप से। अब देखिए एक और प्रॉब्लम क्या आया यहाँ पे, इसके रिस्पॉन्स में और क्या हुआ। एक साल पहले की क्या बात है कि ईस्ट मेड गैस फोरम एक बना। ठीक है, वो भी किसके द्वारा बनाया गया? सेप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इसमें भी टर्की को छोड़ दिया गया। देखिए जैसे यहाँ क्या, इसमें भी टर्की को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब टर्की से क्या होगा कि टर्की से उदास हो गया। तब टर्की ने क्या किया, चैलेंज कर दिया। किसे? पाइपलाइन प्रोजेक्ट को इसने चैलेंज कर दिया। ठीक है, चैलेंज कर दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट को और लीबिया के साथ एक एग्रीमेंट में चला गया। क्या एग्रीमेंट में चल गया कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ बनाएंगे। और EEZ जो उन्होंने क्लेम किया वो किया साउदर्न शोर ऑफ लीबिया, ठीक है, से नॉर्थ कोस्ट अक्रॉस द मेडिटेरियन। ठीक है, अब ग्रीस को क्या प्रॉब्लम होगी? ग्रीस कह रहा है कि ये एरिया तो हमारा है और आप हमारी सॉवरेनिटी को खतरा कर रहे हो। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या किया, ग्रीस ने क्लेम किया कि तुर्की ने वायलेट कर दिया उनकी मैरीटाइम सॉवरेनिटी को। ठीक है, और ग्रीस अनाउंस कर दिया अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इजिप्ट के साथ, जो कि टर्की के जोन के साथ क्लैश कर गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं ना, सबसे पहले क्या किया कि इन्हें दो ग्रुप में नहीं रखा। तो इसकी वजह से क्या किया कि ग्रीस ने क्लेम कर दिया कि ये हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, और टर्की ने जो अभी रिसेंटली लीबिया के साथ जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाया है ये हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है, इन्होंने हमारी ज़मीन पे कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ग्रीस ने फिर अनाउंस कर दिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, किसके साथ? इजिप्ट के साथ, और वो टर्की के जोन के साथ क्लैश हो गया। इसके बाद टर्की ने शिप को भेजा कहाँ कि आप जाओ, आप सर्वे करो। ठीक है, समझ गए? तो अब फिर टर्की ने भेजा शिप कि आप जाओ सर्वे करो। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, अब इसकी वजह से ये देखिए कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ गए। अब देखिए अब ये हाईली कॉम्प्लिकेटेड इशू हो गया। ओके, और इन्वॉल्व कर रहा है पूरे यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो मैरीटाइम बाउंड्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा खतरा आ गया, उससे प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये सारे ट्रबल्स हैं। अब देखिए एक और क्या हो गया कि यहाँ पे सिप्रस जो है वो दो भाग में बटा हुआ है। सिप्रस को एक बार जानना जरूरी है, वो कैसे बटा हुआ है? दो पार्ट्स उसके हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो रूल किया जाता है, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रूल किया जाता है। और सेकंड पार्ट जो है वो टर्की के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, कंट्रोल्ड बाई टर्की। अब इसकी वजह से क्या होगा कि टर्की के जो सर्वे शिप हैं वो एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी कहाँ करना चाहते हैं? वो ग्रीक्स के क्रेट आइलैंड के आसपास करना चाहते हैं, जो कि वो कहते हैं कि ग्रीक की जो मैरीटाइम बाउंड्री है उसके बाहर आती है, जबकि ग्रीक कह रहा है कि ये वायलेशन है उनके सोवरेनिटी का। ठीक है, और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन जिसके पास जो मोस्ट पावरफुल ये है आर्मी है, ठीक है, वो भी क्या कर रहे हैं, वो बैक कर रहे हैं इन्हें
ग्रीक, इटली, फ्रांस, इजराइल, इन सभी के साथ यूएई, इनके साथ वो उनकी टाई अप है, तो वो उनके साथ बैक कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, इन्होंने लीबिया ने जो टर्किश इकोनॉमिक लीबिया जोन जो है वो कहाँ बनाया, जस्ट आउटसाइड टर्किश लीबिया इकोनॉमिक जोन के पास भेज दिया अपने शिप को, ठीक है, कि आप जाइए सर्वे करिए, ग्रीस ने। अब इससे क्या हो गया कि देखिए टर्की सर्वे प्लान ने एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी प्लान किया ग्रीस के क्रेट आइलैंड के पास से, और ये आउटसाइड हो गया टर्किश लीबिया इकोनॉमिक जोन। अब इससे क्या हो गया, ये देखिए अलायंस जो बन रहा है वो नई अलायंस की इमरजेंस हो रही है। किस तरह के नई अलायंस की इमरजेंस हो रही है, नए अलायंस की इमरजेंस हो रही है जिसमें ग्रीस, सिप्रस, इटली, फ्रांस, इजिप्ट, इसराइल और यूएई ये सब है, ठीक है। अब एक नए इसकी इमरजेंस हो रही है। अब टर्की जो है वो ऑलमोस्ट आइसोलेटेड फील कर रहा है कि हम तो लगभग आइसोलेटेड हैं, ठीक है। अब इससे क्या हो गया कि अगर वो बिल्कुल आइसोलेटेड फील कर रहा है बट स्टिल वो तो एक की पावर है ना मेडिटेरेनियन में। अब देखिए इसका दो डील हो सकता है कि आप टर्की को बिल्कुल छोड़ करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, बट ये राइटर कहते हैं कि ये सही नहीं है। राइटर को अनुसार क्या है कि यूयू को मतलब यूरोपियन यूनियन को अच्छे से डील करना चाहिए होल मैटर को, और डिप्लोमेटिकली टर्की के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि टेंशन्स हैं जो डिप्लोमेटिक तरीके से ख़त्म हो जाए, और ये जो गैस का जो कन्फ्लिक्ट है ये अच्छी तरह से कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि एक्सक्लूडिंग टर्की अगर वो इंश्योर करना चाहते हैं तो इसका टर्की के पास बहुत ही लंबा जो है वो मैरीटाइम बाउंड्री है, ठीक है, मतलब कोस्ट बहुत ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा कि अगर आप टर्की को छोड़ के कर रहे हैं तो कुछ बाद में डिस्टर्बेंसेज आ सकती है। तो कह रहे हैं कि ईयू को एक बैलेंस करना चाहिए, किसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, दोनों ओपिनियंस के बीच में, और इन्हें म्यूचुअली इसे बातचीत के थ्रू इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। मतलब ऑयल की वजह से जो भी डेमोग्राफी में चेंज आई है उसे म्यूचुअली ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है टाइम फॉर इंडिया एंड नेपाल टू मेक अप, मतलब इंडिया और नेपाल के बीच में जो अनबन हो चुकी है, जो गड़बड़ी हो चुकी है, उसे मेकअप करने का टाइम आ गया। ये कौन लिख रहे हैं, ये मानी दीक्षित लिख रहे हैं जो कि राइटर एंड जर्नलिस्ट हैं, बेस्ड हैं काठमांडू में, ठीक है। एंड फाउंडिंग एडिटर ऑफ मैगजीन हिमाल साउथ ईशान, ठीक है, इसके ये फाउंडिंग मेंबर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि इंडिया और नेपाल का जो है वो बहुत पहले से बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। इवन हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में ये भी नहीं है, बाउंड्री भी जो है वो ओपन बॉर्डर है, हम आ जा सकते हैं आराम से बिना कोई वीज़ा और इसके थ्रू, ठीक है, बस आईडी कार्ड कभी कभार देख लिया जाता है और कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में क्या हो गया, टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो गया, किसे लेके, लिम्पियाधुरा को लेके डिस्प्यूट है लिम्पियाधुरा के ऊपर। और ये भी कब हुआ, मई में हुआ, जब दिल्ली ने क्या किया कि प्रेजेंटेटिव, देखिए अब दिल्ली ने क्या किया कि अपना एक मैप प्रेजेंट कर दिया था, न्यू दिल्ली ने, कब, अभी अगस्त में ये इसके बाद किया, तो उसके बाद से फिर ये प्रॉब्लम होने लगी। जैसे ही बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हुआ उसके बाद इंडिया ने जो 2019 में जो मैप प्रेजेंट किया उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, ठीक है। अब काठमांडू जो है वो क्या है, एडोप्टेशन न्यू मैप। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नया मैप एडॉप्ट कर लिया। अब नए मैप में उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने जो ये है लिम्पियाधुरा और काला पानी का एरिया वो उन्होंने अपने पास दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए इसका मेन प्रॉब्लम कहाँ से आता है, यहाँ देखिए कि जब ऐसी बातें हो रही थी तो इन्होंने कहा कि दिल्ली ने कहा, बात करना चाह रहे थे, जैसे कि काठमांडू बात करना चाहता दिल्ली से, यानी नेपाल और दिल्ली के बीच में बात होने की बात थी, बट कहा गया कि देखिए हम क्या करेंगे कि आप तो सत्यमेव जयते मानते हो, तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा करते हैं कि दिल्ली ने कहा कि हम कोविड-19 के पेंडेमिक के बाद हम आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। तो इस पर भी नेपाल लगभग राजी हो गया था, बट कह रहा था कि अगर पहले बात कर लें तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ ट्रबल ये आ जाती है कि डी एस्केलेशन होना चाहिए किसके ऊपर से, देखिए अगर इंडिया और इंडिया और नेपाल के बीच में अगर ये जो भी करंट सिचुएशन है ये डी एस्केलेट नहीं हुई तो क्या होगा, इंडिया और नेपाल का जो भी रिलेशंस है वो ख़राब होगा, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ जो वहाँ के दोनों के पीपल के ऊपर है उनके ऊपर प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अब ऐसे का क्या होगा, इससे क्या होगा कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म में डैमेज हो जाएंगे। तो काठमांडू का पॉइंट ये है कि इंडिया का जो डिप्लोमेसी है, जो कि भी पीएम मोदी के, जैसा कि राइटर का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है, ठीक है, और वो एकदम मतलब दूसरे देशों का तो ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसमें कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए नेपाल का क्या क्लेम है, नेपाल कहता है कि ये जो टेरिटरी है जिसे इंडिया अपना बता रहा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये हमारा है, नेपाल का है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ सुगौली की ये बात करता है। ट्रीटी ऑफ सुगौली 1815 की बात करता है। उससे पहले कुछ चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि
अभी क्या हुआ है, गलवान इंट्रूजन हुआ है, जिसमें न्यू दिल्ली क्या था, उसे एकदम पैरालाइज्ड सिचुएशन में देखा गया, क्योंकि चाइना के खिलाफ हम कुछ कर नहीं पाए, हमारे सैनिकों का भी लॉस हो गया, सोल्जर्स, ब्रेव सोल्जर्स हमारे मारे गए। देन राइटर कहते हैं कि नेपाल, भूटान और ये जो हमारा इंडिया का खुद का हिमालय है, ये चाइना के खिलाफ हमारी जो है ये बस एक स्ट्रैटेजिक बफर है। अगर चाइना के खिलाफ तो हमें अच्छे से डील करना होगा, हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। कॉज ऑफ जो ये हुआ था, क्या कहते हैं, काठमांडू और दिल्ली के बीच में था, ये ओनरशिप था, ठीक है, ये ओनरशिप ऑफ लैंड, ये जो काला पानी एरिया है, लिपुलेख है, इसके ऊपर ही हुआ। अब काठमांडू ने क्या किया था, ये प्रॉब्लम कैसे राइज हुई, ये देखिए आप, काठमांडू ने क्या किया, अपने ऑफिशियल मैप से ये जो एरिया है लिपुलेख का, उसे मिटा दिया था, ठीक है ना, उनके ऑफिशियल मैप में था, उनके ऑफिशियल मैप में ये एरिया था ही नहीं। तो इंडिया ने जो 2019 में, अगस्त 2019 में जो मैप, न्यू मैप रिलीज किया, जिसमें बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बाद जो हमने मैप रिलीज किया था, उसमें क्या किया इंडिया ने कि उसमें इस टेरिटरी को अपने अंदर दिखा दिया। अब फिर क्या हुआ कि अब इसके बाद नेपाल की तरफ से आने लगी कि ये आपने गलत किया है, ठीक है, अब आपने गलत ऐसे किया है कि ये एरिया तो हमारा है, आप इसे कैसे दिखा रहे हो। तो नेपाल उसमें क्लेम क्या करता है कि ट्रीटी ऑफ सगौली को क्लेम करता है, जो कि 18 से 15 की है। वो कहता है कि राजा ऑफ नेपाल, जो राजा ऑफ नेपाल है, ठीक है, वो क्लेम करता है कंट्री लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द रिवर काली, रिवर काली के वेस्ट में जो भी लाई करती है वो सब अपना क्लेम करता है, ठीक है। और कोई भी ऐसी ट्रीटी नहीं है, कोई भी ऐसी एग्रीमेंट नहीं है जो इस ट्रीटी को क्या करती है कि क्लेम करती है, या इससे डिफर करती है या सरपास करती है, ठीक है। तो नेपाल का कहना है कि ये हमारा है। अब इंडिया का पॉइंट क्या है कि जो काली रिवर है उसकी ओरिजिन ही डिस्प्यूटेड है। नेपाल कहता है कि काली रिवर का ओरिजिन ये है, और इंडिया कहता है काली रिवर का ओरिजिन ये है, तो ये एरिया आपका हो गया। और नेपाल कहता नहीं, काली रिवर का ओरिजिन ये है, तो ये एरिया पूरा हमारा हो गया। और यही ट्रायंगल जो है ये बन गया है टेंज, मतलब ये हो गया डिस्प्यूटेड रीजन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, आगे आगे कहते हैं राइटर कि नेपाल के जो ऑफिशियल्स हैं, जिसमें एक नाम भी दिया है 93rd बर्थडे जिन्होंने अपना 13 अगस्त को बनाया, वो कहते हैं कि जब नेपाल के सिटीजन्स का क्या हुआ था कि वहाँ पे हमने सेंसस कंडक्ट करवाया था 1953 में, ठीक है, और पीपल ने इवन 1959 में वोट भी किया था, और जो भी लैंड रिकॉर्ड्स ये सब थे वो नेपाल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रखे जाते थे। बट ये 1960 में इंडिया ने जो काला पानी में जो एंट्री है उसे ब्लॉक कर दिया, उसके बाद से ये रिकॉर्ड्स रखने बंद हो गए। तो इनका कहना है कि 1960 तक जब हम इसे अपनी टेरिटरी की तरह ट्रीट करते थे तो ये हमारी टेरिटरी हुई, तो आप हमें दे दीजिए। देन आफ्टर कहते हैं, राइटर कहते हैं कि नेपाल ने अलाउ किया था, विलिंगली नेपाल ने 1962 और उसके पहले इंडिया को अलाउ किया था कि आप हमारे जो सेंसिटिव एरिया है, जो हमारा काला पानी का एरिया है, वहाँ आप अपना बेस लगाइए, क्योंकि ये एरिया जो है ये इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट कहा जाता था। तो बीइंग अ नेबर हमने आपको मदद की थी कि आप यहाँ रखिए, और आप फिर जब आपका काम हो जाए तो फिर आप यहाँ से चले जाइएगा। तो इंडिया 1962 में चाइना से हार भी गया था, जो आप जानते हैं, जिसकी वजह से अक्साई चीन रीजन जो हमारा ये है ये अभी भी चाइना के कैप्चर में है, और गलवान वैली का क्लैश भी यहीं से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, कहते हैं कि जो 1990 है उसके बाद जब डेमोक्रेसी का पीक आया, तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये डिमांड इवैक्यूएट करने की बढ़ने लगी, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ने लगी तो फिर राइटर कहते हैं कि डिमांड बढ़ने लगी, लेकिन इंडिया हटा नहीं रहा। इंडिया कहता है कि ये हमारे पास डिकेड से है तो ये हमारा हुआ। राइटर इसमें कहते हैं कि अगर डिकेड से जो जिसके पोजीशन में है, अगर पोजीशन ही ओनरशिप को डिफाइन करता, तो फिर अक्साई चीन रीजन जो है इंडिया का, वो इंडिपेंडेंस के बाद से ही चाइना के पास है। तो क्या अक्साई चीन रीजन चाइना का हो गया? नहीं, अक्साई चीन तो इंडिया का है। तो उसी तरह से आपके पास पोजीशन है इस एरिया की, बट ये काला पानी एरिया जो है वो नेपाल का ही है, ठीक है। और लिपू लेक की भी बात करते हैं राइटर। लिपू लेक में क्या कहते हैं कि देखिए हमारे इंडिया और नेपाल के बीच की जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर 98% तो ये क्लेरिफाई हो चुकी है, बट 2% जो है वो दो जगह पे, कहाँ पे, सुस्ता एलोंग द गडकारी फ्लैट्स, ठीक है वो। और दूसरा कौन सा है, देखिए 98% एरिया, सॉरी ये देखिए 98% एरिया जो है 1751 किलोमीटर, वो तो मार्क हो चुकी है, बट सुस्ता एलोंग द गडकारी फ्लैट्स और द अपर ट्रैक ऑफ द काली रिवर है, ये अभी तक नहीं डिक्लेयर हो चुके हैं। फिर राइटर कहते हैं कि ऑनरेबल जो हमारी ये थी, ऑनरेबल इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी, उन्होंने 2014 में कहा था कि हम क्या करेंगे, एग्री हो गई थी वो कि हम बॉर्डर वर्किंग ग्रुप एक बनाते हैं, ठीक है, बॉर्डर वर्किंग ग्रुप। और ये क्या काम करेगा कि ये हमारे बीच में जो है डिस्प्यूट्स है उसे खत्म करेगा, ठीक है। बट इसमें कोई हेडवे नहीं हो पाया, ठीक है, 2019 तक कुछ नहीं हुआ। और 2019 में क्या हो गया, एक्सटर्नल मिनिस्टर जो नेपाल के थे उन्होंने क्या किया, गोयल टॉक वो जो सेक्रेटरी लेवल की थी वो हो रही थी, ठीक है। अब क्या हो गया कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि राजनाथ सिंह जो हमारे ये हैं
उनसे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। देखिए क्या कर रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिजिटली इनॉग्रेशन कर दिया। किसका? अनफिनिश्ड ट्रैक ऑफ लिपू लेक। जो लिपू लेक का अनफिनिश्ड ट्रैक था उसका डिजिटल इनॉग्रेशन कर दिया 8 मई को। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि नेपाल तो वेट कर रहा था कि ठीक है इंडिया ने, आपने एक मैप भी अपना बना दिया, आपने उसमें हमारे एरिया को दिखा दिया जो नेपाल क्लेम करता है ये हमारा एरिया, आपने इसे दिखा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी बातचीत के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर इंडिया ने कहा था कि वो पोस्ट कोविड इस पे बात करेगा, तो नेपाल उसके लिए भी एग्री हो गया था। बट जब डिजिटल इनॉग्रेशन कर दिया गया लिपू लेक के लिए जो अनफिनिश्ड ट्रैक था उसका हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, तब फिर नेपाल ने कहा नहीं अब हमें कोई काम करना चाहिए। एंड देन आफ्टर ओली गवर्नमेंट ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया, और उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करके उन्होंने इस मैप को क्या किया, फाइनलाइज कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, उन्होंने इसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके फाइनलाइज कर दिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि लिपुयाधुरा ये जो ट्रायंगल है, अब इसके ऊपर क्या प्रॉब्लम आती है कि इसे कहते हैं कि मैप ये दोनों कंट्रीज के मैप में है, इंडिया के मैप में भी है और इसके मैप में भी, नेपाल के मैप में भी है। बट कहते हैं कि काला पानी भी एक ऐसा रीजन है जो बहुत दिन से इंडिया और नेपाल दोनों के मैप में रहा है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, देन आफ्टर आता है डॉजिंग द वोल्केनो, मतलब ये कहते हैं कि अब ये जो प्रॉब्लम आ गई है इसे अब खत्म करने की जरूरत है। तो ये जो पीएम मोदी थे कहते हैं कि अगर आपने इसमें राइटर कहते हैं कि अगर इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो क्या होगा, इससे होगा कि दोनों देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे, सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक जो हैं ये रिलेशंस खराब होंगे। उसके बाद क्या होंगे कि ये बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, इससे पहले राइटर का कहना है कि दोनों कंट्रीज़ को आपस में बात करके इसे सही कर लेना चाहिए। ठीक है, और फिर राइटर ये भी कहते हैं कि पूर्वांचल और बिहार के लोग ज़्यादा इससे अफेक्टेड होंगे। देन आफ्टर बात आता है, राइटर कहते हैं कि इंडिया ने कई बार सक्सेसफुली रिजॉल्व किया है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ और इवन पाकिस्तान के साथ भी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया है। कैसे? थर्ड पार्टी एडजुडिक्शन के द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो सर्किट का मूवमेंट है वो थर्ड पार्टी एडजुडिक्शन के द्वारा पाकिस्तान के साथ, इंडिया पाकिस्तान का जो सर्किट प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व किया गया था। ठीक है, तो इंडिया ने श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ और इवन पाकिस्तान के साथ भी कई सारे जो प्रॉब्लम है वो इंडिया ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इंडिया नेपाल के साथ ऐसा क्यों नहीं सॉल्व कर सकता? देन आफ्टर कहते हैं कि ये पीएम ओली ने जो है वो उन्होंने बुलाया था हमारे इंडिपेंडेंस डे पे पीएम ओली ने बुलाया हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उन्हें क्या कहा कि आप बातचीत के लिए आइए। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक मतलब आइस ब्रेकर की तरह काम कर रहा है। लास्टली राइटर कहते हैं कि अगर नेपाल को फुल पोजीशन मिल भी जाता है, अगर फुल पोजीशन मिल भी जाता है लिम्पियाधुरा का, तो भी नेपाल उसे जोन ऑफ पीस एंड पिलग्रिमेज डिक्लेयर कर देगा। और इससे क्या होगा कि ये एरिया जो है ये डीमिलिटराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्ट करेगा एज अ सिक्योरिटी बफर, एज अ बफर काम करेगा दोनों देशों के बीच में। और क्या होगा कि जैसे कि पिलग्रिम्स लोग जो आएंगे वो यहाँ रह सकते हैं और ये पीस का एक एरिया हो जाएगा और ये मार्क किया जाएगा हिस्ट्री में। तो राइटर ने इस तरह से इसका सॉल्यूशन बताया कि इसे बफर कर देते हैं और इसमें ना हमारी सैनिक इंडियन आर्मी रहेगी ना इसमें नेपाल की आर्मी रहेगी और इसकी पोजीशन नेपाल को दे दी जाए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टसल इन तमिलनाडु, द लीडरशिप डिबेट ऑन AIADMK। अब देखिए AIADMK के लीडरशिप के ऊपर जो टसल्स हो रहे हैं ये क्यों स्टार्ट हुए, अब इसको आप ध्यान से देखिए। हुआ क्या कि यहाँ पे जो AIADMK है उसके जो चीफ थे, मतलब उनकी निधन हो गई। अब करुणानिधि सर के निधन के बाद क्या हो गया कि इसमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम आने लगे। अब जैसे चीफ मिनिस्टर जो है वो 2021 इलेक्शन के कौन बनेंगे, इसके ऊपर बात हो रही है कि अभी के जो करंट सीएम है के पन्नीस्वामी या फिर डिप्टी सीएम जो है कौन, पनीर सेल्वम, वो बनेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए तमिलनाडु का क्या है कि उनका पहले से ये नहीं रहा है कि वो जो सीएम कैंडिडेट है उसे डिक्लेयर करना, ये तमिलनाडु के हिस्ट्री में नहीं रहा कि वो कभी भी डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, वो पर्सनलाइज नहीं करते पॉलिटिक्स को और वो पहले से नहीं डिक्लेयर करके रखते हैं। बट इस टाइम जो है ये कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इससे हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। अब इसके बाद कहते हैं कि हमारे जो सीएम जो है वो पन्नीस्वामी है एंड जो हमारे डिप्टी सीएम अभी जो है पनीर सेल्वम जो कि सेकंड कैंडिडेट है सीएम पोस्ट के लिए, वो भी 3 टाइम्स रह चुके हैं सीएम इन द लास्ट 19 ईयर्स, तो ये भी रह सकते हैं। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी किसके बीच में आ रही है, अब कंट्रोवर्सी राइज हो रही है AIDMK और बीजेपी के अलायंस के बीच में कि AIDMK और बीजेपी की अलायंस जो है वो कैसी रहेगी, क्योंकि दोनों अलाइज थे और इससे क्या हुआ, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉसिंग हुआ है AIADMK का। ठीक है, और इंडीड
जो पनीरसेल्वम है उनके बस एक सन ओपी रविंद्रनाथ कुमार, ये बस इकलौते थे जो कि लोकसभा इलेक्शन के दरमियान जीते थे, ठीक है, इलेक्टेड हुए थे, और इन्हें भी मिनिस्ट्री में नहीं रखा गया था, ठीक है। देखिए जैसे कि वो नॉमिनेट कर गए थे और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में इन्हें नहीं दिया गया, बट पनीरसेल्वम इसे कहते हैं कि चलिए ठीक हुआ, क्योंकि अगर वो चले जाते तो इससे क्या होता कि फिर उन्हें AIADMK की वॉइस उठानी पड़ती, बट अभी वो है नहीं काउंसिल में, तो इससे क्या हो गया कि वो AIADMK की वॉइस नहीं उठा सकते। एंड जो तमिलनाडु का अभी जो सिचुएशन है वो क्या है कि वहाँ की पब्लिक का जो मूड है वो बीजेपी के खिलाफ है, ठीक है, एंटी बीजेपी है। तो हो सकता है कि जो टाई अप बीजेपी के साथ है 2021 का वो काफ़ी डिजास्ट्रस हो, या 2019 की तरह ही बैड हो, तो उससे पॉलिसी पे काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगी, या हो सकता है ये टाई अप टूट भी जाए, ठीक है। अब देखिए जैसा कि कहा कि 2019 की तरह डिजास्टर्स हो सकता है, तो फर्स्ट देन आफ्टर अब क्या कहते हैं कि पनीरसेल्वम की रिजिम जो है वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर है, फ्री पावर फॉर एग्रीकल्चर है। देन वो चाहते हैं कि ओबीसी का ये जो क्रीमी लेयर वाला सिचुएशन है इसे वो फिर से रिवाइज करें, ठीक है, रिवाइज करके उसे ओबीसी के फेवर में लाएं, ठीक है। तो ये 3 इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अब बीजेपी की क्या है कि बीजेपी ने क्या किया कि उसने एग्रेसिव लिया है, क्या एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रही है किसके, हिंदू डाइटीज के और रिलीजियस मैटर्स के, तो ये भी एक बीजेपी का हो गया इस साइड से। देन आफ्टर AIADMK के जो लीडर्स थे वो एक बात पे मम रहे, किस बात पे, तो जो इनके फाउंडर मेंबर्स थे MGR, उन्हें ड्रैप कर दिया गया था सेफ्रॉन सॉल में, और उसके ऊपर ये शांत रहे थे AIADMK टॉप लीडर्स। बट पनीरसेल्वम थे, उन्होंने काफ़ी हाईली इसे कंडेम किया था, वो भी बिल्कुल क्विकली कंडेम किया था, ठीक है, एकदम क्विकली इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कंडेम किया था इसे। तो इससे पता चलता है कि उनकी भी काफ़ी पॉपुलर ये है, मतलब उनकी वैल्यूज रखी जाती है। अब कहते हैं कि अगर ये दोनों एलाई रहें भी 2021 में या ना भी रहें बीजेपी के साथ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट AIADMK की जो इंटरनल जो भी इनके बीच में टसल है, अगर ये जल्दी से इंटरनल जो भी ओपिनियन का डिफरेंस है ये जल्दी से ठीक नहीं हुआ, ये जल्दी से रिजॉल्व नहीं हुआ, तो सर्टेनली पार्टी विल सफर इन 2021 इलेक्शन, ये राइटर का कहना है। तो फिर थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के लिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सो दैट वी कैन स्ट्रीम ऑनलाइन, और हम आपके डाउट्स को क्लास होने के दरमियान ही क्लियर कर सकें, थ्रू मैसेज आप हमें करिए और हम डायरेक्ट उसी समय क्लियर कर सकें, ठीक है। और प्लीज़ आप अपने वैल्यूबल सजेशन हमें दें, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू हमारे चैनल पर रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच, गुड डे।